हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के जीवन परिचय अर्थात लाइफ स्केच के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज से हम लोग उनके एक एक कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की क्या अवधारणा दी है, आखिर में उन्होंने संरचना को किस प्रकार से देखा है, समझाया है, बताया है, या वो किस प्रकार से संरचना के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि चूँकि एक एक लाइन इग्नू की बुक से लिया गया है तो अपने आप में रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इस आज के जो लेक्चर है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें इनके बहुत सारे कथन को मैंने लिया है, क्योंकि हम लोग इनकी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बोल सकते हैं, अर्थात जो इनकी एक अवधारणा है, कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरीज होती हैं उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे संबंधित कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है इसमें। और अपने अगले जो लेक्चर होंगे उसमें इन्हीं सारे जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, आखिर में संरचना के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, उनको प्रैक्टिकली वो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जाके और जब उन्होंने जनजातियों पे अध्ययन किया था तो हम लोग उदाहरण से अपने अगले लेक्चर से समझेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से सब कुछ समझ में इनकी आ जाएगी। लेकिन आखिर में अवधारणा क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या रहा है स्ट्रक्चर को लेके इनकी, आज उसको हम लोग समझेंगे। आधुनिक सामाजिक नृशास्त्र, एक एक लाइन आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आधुनिक सामाजिक नृशास्त्र जो है वो दो विशिष्ट परंपराओं का सम्मिश्रण है। ये बात एक जैन करके विचारक हैं, इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो आधुनिक सामाजिक नृशास्त्र है ये दो विशिष्ट परंपराओं का सम्मिश्रण है। एक ओर तथ्यपरक आनुभाविक नृजातीय परंपरा है, तो दूसरी ओर समाज को एक समग्रता के रूप में देखने वाले विश्लेषण की परंपरा है। तो यहाँ पे जो दो पक्ष हमें दिखाई देते हैं, इसमें एक साइड में तो हमें तथ्यपरक अर्थात हमें फैक्ट्स बेस्ड दिखता है, आनुभाविक अर्थात अनुभवों पे आधारित हमें नृजातीय परंपरा देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरी ओर समाज को एक समग्रता के रूप में एज अ होल देखने की, विश्लेषण करने की परंपरा भी दिखाई देती है। जो पहला परंपरा है जिसमें हमें तथ्यपरक आनुभाविक नृजातीय परंपरा देखने को मिलती है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये ब्रिटिश और अमेरिकी सामाजिक नृशास्त्र करता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये पूछ दिया जा सकता है कि जो हमें इसकी आधुनिक सामाजिक नृशास्त्र की दो परंपरा दिखती है तो वो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी होती है, किस परंपरा का समर्थन कौन जो देश है वो करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो तथ्यपरक अर्थात फैक्चुअल बेस्ड है, बिल्कुल हम उसको एज अ साइंस के रूप में जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनका परीक्षण निरीक्षण कर सकते हैं, इस प्रकार की जो नृजातीय परंपरा है उसका जो सपोर्ट है या प्रतिनिधित्व है ये ब्रिटिश और अमेरिकी सामाजिक नृशास्त्र करता है। वहीं पे दूसरा जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्र है, जिसमें समाज को एक समग्रता के रूप में देखने की, विश्लेषण करने की परंपरा है, जिस पर एमिल डर्कहाइम का प्रभाव रहा है। आप लोगों को यहाँ पे जैसे ही समाज को एक समग्रता के रूप में देखने की बात आएगी तो आप लोगों को तुरंत माइंड में आएगा कि एमिल डर्कहाइम ने समाज को सर्वोपरि माना था। उन्होंने समाज को एज अ होल माना था। उन्होंने कहा था कि समाज जो है वही देवता है। तो इस प्रकार से जो फ्रांसीसी समाजशास्त्र है वो समाज को एक समग्रता के रूप में देखता है। अच्छा, आप लोग बोलते रहते हैं कि मैम जो इग्नू से संबंधित जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आप हमें करा दिया करिए। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि
सारे चैप्टर्स जो होते हैं उसमें हमें क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं ज़रूर उसे इंक्लूड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि ये पहला प्रश्न है। इसका प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिया जाता है, कभी ट्रू और फॉल्स में पूछ दिया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इग्नू की बुक में पूछा गया है कि रेड क्लिफ ब्राउन को सबसे पहले सामाजिक निशास्त का प्रशिक्षण किसने दिया है। तो ये पांचों जो प्रश्न है ये इग्नू की बुक में दिया था, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ ब्राउन को सबसे पहले सामाजिक निशास्त का प्रशिक्षण किसने दिया है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाता है WHR रिवर्स। या आप लोग ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट। जब मैंने इनकी जीवनी बताई थी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये रिवर्स के साथ इन्होंने अध्यापन का काम, सॉरी अध्यापन का तो नहीं बोलेंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ रहे थे तो ये इन्हीं के संरक्षण में अपनी पढ़ाई जो है उन्होंने पूरी की थी। अब यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि WHR रिवर्स के ये पहले एक सामाजिक निशासी विद्यार्थी रहे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो रेड क्लिफ ब्राउन का नाम इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे रिवर्स की जब बात आ रही है तो रिवर्स का नाम एक और घटना से जुड़ा हुआ है, इसे टोरेस स्टेटस कहते हैं। और हम लोग जब रेड क्लिफ ब्राउन के जीवन परिचय को पढ़ रहे थे तो उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन इसको डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है तो मैलिनोव्स्की की जीवन परिचय में आप लोग देख सकते हैं कि आखिर में WHR रिवर्स के साथ और भी बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने टोरेस स्टेटस अभियान को पूर्ण किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय शोध कार्य किसने नई दिशा दी थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय शोध कार्य है इसको किसने नई दिशा दी थी। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय शोध कार्य की यदि बात आएगी तो एक विचारक का नाम आता है और वो है, आप सभी को पता होगा, मैलिनोव्स्की। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। किस विश्वविद्यालय में रेड क्लिफ ब्राउन ने सामाजिक निशास्त्र का अध्ययन किया था। तो ये आप लोगों को पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। किस द्वीप समूह में रेड क्लिफ ब्राउन ने अपना पहला क्षेत्रीय शोध कार्य आरंभ किया था। तो ये आप सभी को पता है कि रेड क्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स नामक पुस्तक भी लिखी है। सबसे पहला उनका जो क्षेत्रीय शोध कार्य था, मैंने उनके जीवन परिचय में बताया था कि उनको ब्रिटेन से छात्रवृत्ति दी गई थी और उस समय भारत में भी चूँकि ब्रिटिश शासन ही था तो यहाँ से भी उनको सहायता दी गई थी। और इस प्रकार से 1906 में ये पहली बार क्षेत्रीय शोध कार्य प्रारंभ किए थे और ये अंडमान आइलैंड्स पे किए थे। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री जिसने रेड क्लिफ ब्राउन को प्रभावित किया। तो ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो आप लोगों को एक कहेंगे क्लू भी दे दिया गया है, हिंट दे दिया गया है कि आखिर में ये कौन है। रेड क्लिफ ब्राउन को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया था तो वो थे एमिल दर्खाइम। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि इनकी जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उससे रेड क्लिफ ब्राउन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि रेड क्लिफ ब्राउन के जो विचार रहे हैं जीवन पर्यंत, रेड क्लिफ ब्राउन का जो प्रभाव है वो देखने को मिला था। इनके विचारों में रेड क्लिफ ब्राउन का जो प्रभाव है या इनकी जो पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक देखने को मिला था।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और कह दूँ, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों में से हमारे बहुत ऐसे साथी थे जिन्होंने ये क्वेरीज़ की थी कि मैम आप नेट का जो क्लास है वो लीजिए, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पीजीटी के लिए बोला गया था कि पीजीटी के लिए थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाने का, आप लोग देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ चली है, तो मैं जो आप लोगों को पढ़ाने का एक पैटर्न अपनाई हूँ, उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, या फिर आप लोगों का पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट लेवल का जो स्लेट होता है, एग्ज़ाम होता है, इस प्रकार के जितने एग्ज़ाम हैं, इन सभी के लिए मैं एकदम सीक्वेंस वाइज एक एक करके और लेक्चर्स ला रही हूँ। ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं कि चूँकि अभी बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, आप लोग मेरा डेडिकेशन लेवल, मेरा मैं किस प्रकार से लेक्चर को लेके समर्पित हूँ वो भी आप लोग देख रहे होंगे। मैं यहाँ तक कि संडे के दिन भी मैं जो क्वेश्चन होता है वो ज़रूर पोस्ट करती हूँ। कभी कभी होता है कि कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है तो मैं ज़रूर पोस्ट करती हूँ। क्वेश्चन कभी मैं मिस नहीं करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, संडे का जो दिन होता है वो आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, तो लेकिन फिर भी मैं उसमें से टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी मैं लेक्चर्स पोस्ट करती हूँ, लगभग शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जिसमें मिस हो जाता है, नहीं तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर होगी कि मैं चूँकि अकेले आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सारी टाइपिंग भी करना रहता है, कंटेंट हमें पढ़ना भी पड़ता है, और सारा मटेरियल तैयार करके और फिर लेक्चर बनाना पड़ता है। तो मुझे पूरा कम से कम 5 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है इसमें सब करने में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं भी कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ ही। तो आप लोग सेल्फ स्टडी, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ये क्लासेस जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनको तो कोचिंग के मटेरियल उपलब्ध होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको तैयार किया गया मटेरियल उनके पास होता है। लेकिन मैंने ये क्लासेस जो स्टार्ट किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रही हूँ, उसी प्रकार से आप लोग भी सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर आप लोग मेहनत करिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कोचिंग करने के लिए, या जो भी आप लोग देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग कम से कम देखेंगे कि एक बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन बोलेंगे बच्चों की कि वो कोचिंग करती है, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट नहीं आएगा, हो सकता है कि इस बात में थोड़ी कड़वी सच्चाई हो, लेकिन यही बात सच है कि आप लोग जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे, मैं जस्ट आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। आप लोगों को कंटेंट जो भी हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इग्नू के कंटेंट दे रही हूँ, मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव विश्वसनीय जो पुस्तकें हैं उनसे कंटेंट दे रही हूँ। तो आप लोगों तक मैं कंटेंट तो 100% पहुँचा रही हूँ। मैं ये भी साथ में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, मैं अगर एक कदम चल रही हूँ तो आप लोग भी उतनी ही तैयारी करिए, तो फिर देखिए आप लोगों को 100% रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि मेरी बातें आप लोगों को कभी कभी परेशान कर देती होंगी कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइप की बातें करती हूँ कि सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट हम सिर्फ तैयार किया हुआ अगर हम ले लें तो हम शायद उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, जो कि हम खुद अगर पढ़ते हैं और खुद कंटेंट तैयार करते हैं
तो ज़्यादा अच्छे से हमारी तैयारी होती है, एक लंबे समय तक हमें याद रहता है और जल्दी भूलता नहीं है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ज़्यादा जो है सही भी होता है। तो मुझे चूँकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात मुझे कह देनी चाहिए कि मैं आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ, 100% अपनी तरफ से दे रही हूँ। हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो अभी नहीं हो पाए हैं, चूँकि अभी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ आधा अधूरा सा अभी लगता है सारा जो लेक्चर्स है, लेकिन मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगते हैं कि नहीं पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दिया करिए कि मैम पहले आप इस पे लेक्चर बना दीजिए, तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार यहाँ पे मैंने आप लोगों से बता दिया था कि एक एक जो यहाँ पे कथन है वो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा ही कहा गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार एक विशेष क्षेत्र, ये इनका कथन है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यही कथन जो होते हैं वो परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं और हम लोग पूरी की तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये कथन किसका है। एक विशेष क्षेत्र और समयावधि में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया ही वह आनुभाविक यथार्थ है जिसका नृशास्त्रीय विवरण, विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये जो कथन कहा गया है ये रेडक्लिफ ब्राउन का हूबहू यही कथन है। इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने कहा एक विशेष क्षेत्र की बात की है और समयावधि की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष समयावधि की बात होती है जिसमें सामाजिक जीवन की प्रक्रिया ही वह आनुभाविक यथार्थ है, अर्थात इसी को ये सत्य मानते हैं जिसका नृशास्त्रीय विवरण, विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि सामाजिक जीवन की प्रक्रिया क्या है। तो इन्होंने कहा है कि जो हम डेली के रोज़मर्रा के जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं एक समूह में रहते हुए, उसी को इन्होंने सामाजिक जीवन की प्रक्रिया कहा है। इन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर विवरण देने वाले अध्ययन को डायक्रॉनिक विवरण कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि सिंक्रोनिक विवरण वह है जिसमें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष समयावधि की बात हो रही है, में पाई जाने वाली सामाजिक जीवन की विशेषताओं पर जोर दिया जाता है। समय के साथ परिवर्तित होने वाले, समय बदल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है और साथ ही साथ घटनाएं या जो भी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो समय के साथ साथ जो भी संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, घटनाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अगर इसका विवरण दिया जा रहा है तो इसे डायक्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग डायनामिक्स की बात करें तो उसे हम गतिकी कहते हैं, उसी प्रकार से ये गति से संबंधित है। गति चूँकि होता है परिवर्तनशील होता है, जबकि सिंक्रोनिक वह विवरण होता है जिसमें विशेष समयावधि अर्थात किसी एक ही समयावधि में पाई जाने वाली सामाजिक जीवन की विशेषताओं पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे समय के साथ परिवर्तित होने वाली बात हो रही है डायक्रॉनिक के लिए, लेकिन अगर एक किसी विशेष समयावधि में जो भी हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं या जो सामाजिक जीवन की विशेषताएं देखने को मिलती हैं उन्हीं को सिंक्रोनिक विवरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक और कथन हम लोग देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन का कि तथ्यपरक स्पष्ट अवधारणाएं सामाजिक निशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित करने में सहायता देती हैं। इन्होंने कहा है कि यदि तथ्यपरक अर्थात फैक्चुअल बेस्ड हों, जिसमें हम किसी घटना को हम एक एज ए परीक्षण निरीक्षण अनुभव के आधारित हम देखें, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं साइंस के रूप में, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम किसी प्रभाव से या कोई घटना हो रही है उससे हम प्रभावित होकर और कुछ भी हम वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तथ्यपरक स्पष्ट अवधारणाएं जो होती हैं वो सामाजिक निशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में
विकसित करने में सहायता देती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन की बात की है कि आखिर में सामाजिक संरचना क्या होती है और सामाजिक संगठन क्या होता है। इन्होंने कहा है कि एक दूसरे से संबद्ध व्यक्तियों की व्यवस्था ही सामाजिक संरचना होती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो एक मेन फोकस है, केंद्र बिंदु बोलेंगे, तो इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संबंध है, एक दूसरे से व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित है, इसी की व्यवस्था को ही इन्होंने सामाजिक संरचना कहा है। दो व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, आखिर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं जिससे एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, तो इसी को इन्होंने सामाजिक संरचना कहा है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार यहाँ पे फिर इनका एक कथन आता है कि हर प्रकार के सामाजिक समुदायों को खोजकर उनकी संरचना का परीक्षण करना जरूरी है। रेडक्लिफ ब्राउन ये सोचते हैं कि हमें सामाजिक संरचना तो दिख रही है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से एक जटिलता से जुड़ा हुआ है और इसी तरीके से एक समूह का निर्माण होता है। तो ये कहते हैं कि आखिर में क्या हम पूरे जो सामाजिक संरचना उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इन्होंने उसके लिए उपाय बताया है कि हर प्रकार के सामाजिक समुदाय, जितने भी प्रकार के हमें सामाजिक समुदाय दिख रहे हैं, उनको खोज कर उनकी संरचना का परीक्षण करना जरूरी है। इन्होंने कहा एक एक जो समुदाय है, एक एक समूह है, सबका हमें परीक्षण करना जरूरी है। इन समुदायों के अंदर वो कहते हैं कि वर्ग हो सकते हैं, श्रेणियां हो सकती हैं, जातियां हो सकती हैं। इन सब में जो होता है समुदाय विभाजित होता है, अर्थात एक समुदाय के अंदर लोग वर्गों में, श्रेणियों में और जातियों में विभाजित होते हैं। और इस प्रकार से हमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक श्रेणियों की, प्रत्येक जातियों का हमें उनकी संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक संरचना को कंप्लीटली एक कहें कि सही से अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी एक और कथन है कि इन्होंने कहा है सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच का युग्मीय संबंध होता है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस जो किया है वो डैडिक जो रिलेशन होता है उस पर किया है। इसे युग्मी संबंध कहते हैं, अर्थात दो लोगों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जैसे कि ये दो लोग हैं, इनके बीच में जो संबंध पाया जाएगा उसको हम युग्मीय संबंध कहेंगे। जैसे कि मालिक और नौकर के बीच का संबंध, मामा भांजे के बीच का संबंध, या फिर हम बोले कि दुकानदार जो होता है और जो कस्टमर होता है उसके बीच का संबंध, या अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का संबंध। तो इस प्रकार से हमें ये युग्मीय संबंध दिखता है और इन्होंने कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। जो दो लोगों के खास करके विशेष संबंध हम देखें सिर्फ दो लोगों के बीच में, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संगठन आखिर में क्या है, इन्होंने सामाजिक संगठन की परिभाषा दी है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं की वह व्यवस्था है सामाजिक संगठन, जिससे सामूहिक क्रियाएं संभव होती हैं। तो इन्होंने सामाजिक संगठन में कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं की ये व्यवस्था होती है जिसमें सामूहिक क्रियाएं जिसकी वजह से संभव हो पाती हैं। अब इन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं की बात की है। तो सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संबंध है, यही यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, सामाजिक संबंध ही या सामाजिक संबंध यही सामाजिक संरचना का आधार होता है। यहाँ पे जो सामाजिक संरचना है इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो सामाजिक संबंधों को दी है। तो इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं यही सामाजिक संरचना का आधार होते हैं। अब इनका एक कथन है कि आखिर में संस्था क्या होती है। सामाजिक संरचना के बारे में तो इन्होंने बता दिया कि जो भी सामाजिक संबंध हैं वो सामाजिक संरचना के आधार हैं। संस्थाओं की अगर बात करें तो ये संस्थाओं के बारे में इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के और उसके प्रति दूसरों के अपेक्षित बर्ताव को
परिभाषित करती है। संस्था जो होती है वो व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे से व्यवहार कर रहा है और दूसरा जो है वो उस व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये जो व्यवहार है वो अपेक्षित होना चाहिए। अर्थात संस्थाएं क्या होती हैं? संस्थाएं जो हैं वो एक नियमों की कार्यप्रणाली की व्यवस्था होती है। जैसे कि इसका अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक परिवार मान लेते हैं, परिवार है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बहुत सारे सदस्य इस परिवार में रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बच्चा जो है, मान लेते हैं कि एक बच्चा, जैसे कि ये मान लेते हैं अ है, ये ब है, ये दो बच्चे हैं। इन बच्चों से ये उम्मीद की जाएगी कि ये बड़ों की बात माने, बड़ों का आदर करें। बड़ों से क्या उम्मीद की जाएगी? बड़ों से ये उम्मीद की जाती है कि जो बच्चे हैं, अगर मान लेते हैं कि ये माता पिता हैं, इनसे ये उम्मीद की जाएगी कि ये जो बच्चे हैं इनका पालन पोषण करें, अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है वो उन्हें बताएं। तो यहाँ पे परिवार में एक कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है या नियमों की व्यवस्था है, इसी को हम संस्था, या परिवार को भी हम एक संस्था कहते हैं, तो इसी को हम संस्था कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने यही बात की है कि संस्थाएं व्यक्ति के और उसके प्रति दूसरों के अपेक्षित वर्ताव को परिभाषित करती है। ये आप लोग लाइन जरूर याद रखिएगा, ये रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा कहा गया कथन है। संस्था के बारे में ये रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। अब हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन का एक और कथन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि क्षेत्र विशेष के सामाजिक जीवन की संरचनात्मक विशेषताएं संस्थागत संबंधों की व्यवस्था में दृष्टिगत होती हैं। किसी क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, इसके सामाजिक जीवन की जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं ये संस्थागत संबंधों की व्यवस्था में दृष्टिगत होती हैं। यह व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों तथा अंतः कार्यों में निहित होती है। किस प्रकार से व्यक्ति समूह में कार्य करते हैं वो इसमें निहित होती है, एवं इन्हीं से सामाजिक जीवन की समग्रता का आभास होता है। तो ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा कहा गया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनका एक और कॉन्सेप्ट है संरचना से ही संबंधित। आज हम लोग इनकी संरचना की अवधारणा में ये अलग अलग जो पॉइंट्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट और आता है निकल के कि संरचनात्मक निरंतरता और संरचनात्मक रूप, अर्थात स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी और स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि जो संरचनात्मक निरंतरता है ये क्या होता है। जिस प्रकार से आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, ध्यान से समझिएगा। रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो एमिल डर्कहाइम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एमिल डर्कहाइम ने समाज को सर्वोपरि माना था। उन्होंने माना था कि किसी भी समाज में व्यक्ति और समाज दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस या महत्व देना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ज़्यादा महत्व जो है वो समाज को दिया है। जो संरचनात्मक निरंतरता है इसका अर्थ ये होता है कि समाज में जो भी हमें संरचना दिखाई दे रही है, अगर मान लेते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ये दो व्यक्तियों का किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है, इसी को इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संरचना है वो उसका आधार होता है। यहाँ पे अब आप लोग ये समझिए कि रेडक्लिफ ब्राउन ये प्रश्न चिन्ह करते हैं कि क्या आखिर में दो व्यक्ति अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या सामाजिक संरचना जो है वो समाप्त हो जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है। तो जो इस एक हमें निरंतरता होती है समाज में वो देखने को मिलती है। जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है, दो व्यक्तियों से मिलके एक ग्रुप बनता है, फिर उनसे लोग और लोग जुड़ते हैं, इस तरीके से एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है और इस प्रकार से एक संरचना हमें देखने को मिलती है। इस संरचना में लोग भले
आते हैं, कुछ लोग नए जन्म लेते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोग बाहर से अगर किसी एक जगह पे आते हैं, वहाँ से कुछ लोग फिर दूसरी जगह को हस्तांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग आते हैं और वहाँ से जाते भी हैं, लेकिन एक समाज में जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। और इन्होंने कहा है कि ये भले परिवर्तित रहता है, ये परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आज है वो कल समाज में हो। जैसे कि कोई अगर मान लेते हैं कि जो पुराने व्यक्ति हैं वो आज समाज में मौजूद हैं, लेकिन वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन क्या वहाँ की जो संरचना है वो बदल जाएगी? नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी जनजातीय समूह की अगर मुखिया की बात कर लें, कि अगर कोई जनजातीय समूह है और उसका एक मुखिया है, तो क्या मुखिया जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या वो जनजातीय समूह की जो स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी, उसकी जगह फिर कोई और ले लेगा। तो इस प्रकार से जो संरचनात्मक निरंतरता है वो बनी रहती है। और इन्होंने उसी के साथ कहा है कि जो संरचनात्मक रूप है, भले इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो अगर हम इसके संरचनात्मक रूप की बात करें, फॉर्म की बात करें, वो हमें काफ़ी अस्थायित्व रूप में दिखाई देती है। जैसे कि हमने अभी ये उदाहरण लिया कि जनजातीय जो अगर कोई समाज है तो उसके मुखिया बदलते रहेंगे, समय के हिसाब से मुखिया उसके बदलते रह सकते हैं, लेकिन मुखिया और प्लस जनजातीय समूह की जो संरचना है ये हमें उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती रहेगी। भले कुछ परिवर्तन हमें नज़र आएंगे, लेकिन उसका जो रूप है वो नहीं बदलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को रेड क्लिफ ब्राउन की जो संरचना की अवधारणा है वो आज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। हालांकि मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम लोग इन्हीं के चूँकि एक कथन थे इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था, और ज़रूरी भी था, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ज़रूरी था, और इनकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी ज़रूरी था। अगला जो हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग इनकी जो भी संरचना से संबंधित जो अवधारणा है उसको उदाहरण के साथ समझेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर में रेड क्लिफ ब्राउन की जो संरचना की अवधारणा थी वो क्या थी। इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो अध्ययन किया था जनजातीय समूह का, उससे हम लोग जोड़ के अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।